आएंगे। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस में जो है हम सबसे पहले टर्म्स के बारे में बात करेंगे कि ये इसके अंदर क्या क्या टर्म्स जो हम यूज करेंगे उनको समझें। टर्म्स समझना बहुत बहुत जरूरी है। क्वेश्चंस कीजिए, क्लास नोट्स बनाइए, ठीक है। हाँ, एनसीईआरटी की लैंग्वेज क्लियर होना बहुत जरूरी है। हम बिल्कुल साथ साथ लेके चलेंगे, बिल्कुल एक एक लाइन को समझते हुए चलेंगे, एक एक टॉपिक को क्लियर करते हुए चलेंगे। सारे आपके डाउट्स जो हैं हम उन पे पूरा ध्यान रखते हुए, है ना। शुरुआती जो है टर्म्स वाला पार्ट जो है उसे हम थोड़ा इंपॉर्टेंस देंगे पहले। इंपॉर्टेंस इसलिए क्योंकि वो टर्म्स बार बार यूज होंगी, तो हमें ये नहीं होना चाहिए कि वो टर्म्स हम भूल जाए, ठीक। तो इसके अंदर हम सबसे पहले टर्म समझेंगे, देन मोनोहाइब्रिड डाइहाइब्रिड के बारे में पढ़ेंगे, पोस्ट मेंडलिज्म के बारे में पढ़ेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, हम सारी बातें साथ साथ करते जाएंगे, ठीक है। चलिए सुनना, देखिए सबसे पहले जेनेटिक्स की बात करें तो जेनेटिक्स टर्म जो है वो कहां से आई, उसे दिया डब्ल्यू बेटसन साइंटिस्ट जो, जेनेटिक्स टर्म जो है वो डब्ल्यू बेटसन साइंटिस्ट जो है उन्होंने दी, ठीक। अब जेनेटिक्स होता क्या है, जेनेटिक्स है क्या। तो जेनेटिक्स के बारे में जब हम बात करते हैं तो जेनेटिक्स का मतलब क्या है, इट इज कलेक्टिव स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशंस। सबसे पहले तो जेनेटिक्स क्या समझ में आया कि ये हेरिडिटी और वेरिएशन जो है इनकी कलेक्टिव स्टडी है। मतलब ये एक ब्रांच है साइंस की जिसके अंदर हम हेरिडिटी को पढ़ते हैं और वेरिएशन को पढ़ते हैं, हेरिडिटी और वेरिएशन को पढ़ते हैं। क्लियर है बात। अब आप बोलोगे अरे सर अभी तो जेनेटिक्स समझा, अब उसके बाद ये दो टर्म्स और आ गई, हेरिडिटी एंड वेरिएशन। क्या बात है हेरिडिटी और वेरिएशन में। हेरिडिटी क्या है, स्टडी ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट टू ऑफ स्प्रिंग्स। साथ साथ पढ़ा करो, है ना। स्टडी ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफ स्प्रिंग्स। क्या बात है, सुनना। ये हमने देखा ये एक पेरेंट है, ठीक। मान लीजिए हमने इसे बोला ये हॉर्स, ठीक। अब इसके बाद हमने देखा कि इसका जो बेबी हुआ, मुझे बताओ क्या वो हॉर्स ही होगा क्या, हॉर्स ही होगा ना। कभी आपने देखा कि हॉर्स की जगह बकरी हो गई, गोट हो गई, या डॉग हो गया पैदा। अरे क्यों, इसको कैसे पता चला कि मुझे हॉर्स बनना है। उसको एक डेटा मिला, हम समझेंगे डेटा क्या। उसको मिले कैरेक्टर्स। कहां से मिले कैरेक्टर्स बेटा, उसके पेरेंट्स से। यानी उसके जो पेरेंट्स हैं उनसे ऑफ स्प्रिंग्स में कैरेक्टर्स का ट्रांसफर हो रहा है। और जब हम इस ट्रांसमिशन को स्टडी करते हैं तो हमारी जो ब्रांच है वो कहलाती है हेरिडिटी। यानी स्टडी ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक कैरेक्टर्स, जेनेटिक कैरेक्टर्स का एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाना क्या कहलाता है, इसको स्टडी करना क्या कहलाता है, हेरिडिटी कहलाता है। यानी हमने जेनेटिक्स जो है उसकी एक टर्म को समझ लिया है, हेरिडिटी को। अब मुझे एक बात बताओ जरा, जो अभी मैंने थोड़ी देर आपसे बोली पहले कि हॉर्स से हॉर्स ही पैदा क्यों हुआ, डॉग का बेबी डॉग ही क्यों है, ह्यूमन का बेबी एक ह्यूमन ही क्यों है, एप या मंकी क्यों नहीं है। क्यों, क्योंकि उस पेरेंट ने अपने जनरेशन, अपनी जो ऑफ स्प्रिंग है उसके अंदर एक डेटा भेजा है, और वो डेटा उसे उसका जो स्ट्रक्चर है वो देता है। स्ट्रक्चर मतलब एक बेसिक बात कि अगर हमने बोला कि हॉर्स है तो उसकी हाइट इतनी होगी, वो दौड़ पाएगा, उसकी आवाज कैसी होगी, उसके हेयर्स का कलर कैसा होगा, ये सब कहां से आया, उसके पेरेंट्स से आया। आपके मॉड्यूल में एक लाइन मिलेगी, एक क्वेश्चन मिलेगा, लाइक बिगेट्स लाइक। यानी एक ऑर्गेनिज्म अपने जैसा ही पैदा करता है, एक ऑर्गेनिज्म अपने जैसा ही पैदा करता है। ये लाइन एक्सप्लेन होती है लाइक बिगेट्स लाइक। ये जीन्स में छुपा हुआ है, जेनेटिक मटेरियल में छुपा हुआ है, कोडेड है, ठीक। हमें पता है, बेसिक बात पता है कि जेनेटिक मटेरियल क्या होगा। अगर हम बात करें हमारे अंदर, तो हमारे अंदर जेनेटिक मटेरियल है डीएनए। कुछ ऑर्गेनिज्म के अंदर आरएनए भी प्रेजेंट हो सकता है। हम जनरल बातें करेंगे, डीएनए लेके चल रहे हैं। आई बात समझ, ठीक है। आप सबने समझ लिया है कि हेरिडिटी क्या होता है। नेक्स्ट टर्म जो हमारी यहां पर बात कर रहे हैं हम, वो है वेरिएशंस। वेरिएशंस, वेरिएशंस का मतलब क्या होता है, वेरिएशंस का मतलब है अंतर। सिंपल भाषा में कहें, अंतर।
अब मुझे एक बात बताओ जरा, ये आपके पेरेंट्स हैं, आप हैं, आपकी सिबलिंग्स हैं, भाई है, बहन है, क्या आप एक दूसरे की कॉपी हैं क्या? अरे आप लोगों में अंतर है ना। उसी तरीके से पूरी दुनिया में हमने देखा सभी ह्यूमंस जो हैं हमारे आसपास के, क्या उनका सबका चेहरा एक जैसा होता है क्या? एक जैसा नहीं होता, यानी उनमें कुछ अंतर है। यही अंतर क्या होते हैं? यही अंतर होते हैं बेटा वेरिएशंस, यानी एक ही पेरेंट की ऑफ स्प्रिंग्स कुछ अलग होंगी, कुछ अलग होंगी, यही वेरिएशंस होते हैं। आपको सभी को वीडियो ऑडियो क्लियर है ना? किसी को कोई ऑडियो में दिक्कत आ रही है? ठीक है, बोलते हुए चलना, ऑल ओके, वेरी गुड। चलिए आगे चलते हैं। बात कर रहे हैं, हमने क्या बात की कि जो पेरेंट है, पेरेंट के सभी बच्चे लगभग सेम होते हैं बट कुछ कुछ अलग होते हैं। बोलो, रिपीट करो इस बात को, लगभग सेम होते हैं पर कुछ कुछ अलग होते हैं। लिखने की जरूरत नहीं है, बस अपने मन में या अपने मुंह से जोर से आराम से बोलिए इसको, ताकि ये बात आपको क्लियर होती चली जाए। ठीक है बेटा, वहां बैठकर भी जैसे हम क्लास में बैठ के पढ़ाई करते थे ना, कि जैसे बोलते हैं हाँ या ना, साथ साथ रिपीट करते हैं डेफिनेशंस को, आप बस ये मान के चलिए हम दूर दूर हैं और पढ़ रहे हैं, तो आप क्लास समझ के बाद बैठिए, वहां पर कंसंट्रेशन उतना ही होना चाहिए जैसा क्लास में होता है। चलें आगे। यानी जेनेटिक्स इज कलेक्टिव स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन, एंड हेरिडिटी इज स्टडी ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक कैरेक्टर्स फ्रॉम parents to offspring. Next term, differences that are seen among the member of same species. क्या मैं और आप सेम स्पीशीज हैं? सभी ह्यूमन सेम स्पीशीज हैं, क्या फिर भी उनके अंदर, क्या फिर भी उनके अंदर वेरिएशंस मिलते हैं क्या बेटा? अरे मिलते हैं बेटा, मिलते हैं ना, वेरिएशंस मिल रहे हैं। सबका चेहरा अलग अलग है, सबकी लंबाई अलग अलग है, सबकी आवाज अलग अलग है, सबके पढ़ने का तरीका अलग है ना? तो ये वेरिएशंस है। चलिए बहुत बढ़िया। अब हम बात करते हैं, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर हेरिडिटी और इनहेरिटेंस दोनों बातें क्या सेम नहीं है क्या? हेरिडिटी इज ब्रांच ऑफ साइंस, ब्रांच ऑफ जेनेटिक्स, बट इनहेरिटेंस इज अ फिनोमिना। फिनोमिना क्या? अरे एक कैरेक्टर का ऑफ स्प्रिंग में पहुंचना, ये जो जाना आना है ना, ये जाना आना ही क्या है? इनहेरिटेंस है। Inheritance, it is the process by which genetic characters are transferred from parent to offspring. Parents offspring में जाते हैं ना कैरेक्टर, और उसका जाने आने को हमने क्या बोला? इनहेरिटेंस बोलते हैं ना, हम बोलते हैं ना इनहेरिट किया है, इनहेरिट किया है, इनहेरिटेंस हुआ है, यानी कैरेक्टर्स एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पहुंचे। क्लियर यहां तक सभी को? चलो अब हम जो हमारे साइंटिस्ट हैं, जो फादर ऑफ जेनेटिक्स हैं, उनका नाम लेंगे यहाँ पर, ग्रेगर जोहान मेंडल। ग्रेगर जोहान मेंडल जो है वो, उन्होंने शुरुआत की थी जेनेटिक्स की, हम पढ़ेंगे आगे कैसे क्या किया था। उसके बाद हम बात करते हैं फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स। ये साइंटिस्ट के नाम भी जरूरी है, कभी क्वेश्चन आ जाता है इनसे, तो ये थोड़ा थोड़ा हमें याद रखना है। फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स, फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स के बारे में क्या बात है? अरे जो मेंडल थे, मेंडल को ये नहीं पता था कि जीन क्या होता है, डीएनए क्या होता है, क्रोमोसोम क्या होता है, नहीं पता था। उन्हें पता था कि कुछ है, उन्होंने नाम दिया इसे फैक्टर। फैक्टर बोल दिया कि भाई फैक्टर है जो लाते ले जाते हैं, इनहेरिटेंस करवाते हैं। फिर आए डब्ल्यू बेटसन साइंटिस्ट। डब्ल्यू बेटसन ने बोला नहीं नहीं, मैं बताता हूं कौन होते हैं, तो इन्हें इसलिए क्या बोल दिया? फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स बोल दिया, है ना बेटा? चलिए बहुत बढ़िया, क्या बात की इन्होंने, इन्होंने देखो जेनेटिक्स तो नाम दिया ही था, एलील नाम दिया, होमोजाइगस नाम दिया, हेटेरोजाइगस नाम दिया, है ना? घबराना नहीं है, आगे पढ़ेंगे सभी टॉपिक को बहुत अच्छे से। टीएच मॉर्गन साइंटिस्ट है, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स। एक छोटी सी मक्खी बेचारी ड्रोसोफिला उड़ रही थी, इन्होंने पकड़ लिया और एक्सपेरिमेंट्स किए उसके ऊपर। एक्सपेरिमेंट्स किए तो हमने क्या नाम दे दिया? फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स। इन्होंने कुछ टर्म्स दी जैसे कि लिंकेज, सेक्स लिंकेज, क्रॉसिंग ओवर, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस।
सभी टर्म्स को डिटेल में आगे देखेंगे एक एक करके। He suggested that genes are linearly arranged on chromosome. ये एक क्रोमोसोम है, तो हमने बोला कि ये जो जीन्स होते हैं ये इस तरीके से एक लाइन के फॉर्म में किस पे अरेंज होते हैं? क्रोमोसोम पे, क्रोमोसोम पर अरेंज होते हैं। किसने बताया था बेटा? T.H. मॉर्गन। रिपीट करते चलिए साथ साथ। उसके बाद एक और साइंटिस्ट आए, ए गैरोड। ये जो ए गैरोड थे ना, इन्हें क्या बोला जाता है बेटा? ह्यूमन जेनेटिक्स का फादर कहा जाता है। इन्होंने इंसानों की जेनेटिक्स जो है उसके ऊपर काम किया, साथ ही बायोकेमिकल जेनेटिक्स पर भी काम किया। इन्होंने एक बीमारी है एल्केप्टोन्यूरिया, ब्लैक यूरिन डिजीज कहते हैं, डिटेल नहीं पढ़नी है, बस इतना पता होना चाहिए कि ये ह्यूमन मेटाबॉलिक जेनेटिक डिसऑर्डर है। उसके बारे में किसने बताया था? ये जो गैरोड साहब हैं इन्होंने ही बताया था, है ना। चलो आगे चलो, अब हमारी टर्म्स यहां से स्टार्ट होती है। अब ध्यान से सुनना, क्या बात है? सबसे पहले बात आई, हमने इतनी देर डेफिनेशन में ये समझा, बिल्कुल साइंटिस्ट के जितने नाम मैंने आपको बताए हैं इनके बारे में आपको पता होना चाहिए इतना। कैरेक्टर के बारे में बात की जाए, कैरेक्टर क्या है? कोई भी एक ऑर्गेनिज्म, कोई भी एक प्लांट, उसमें जो उसका फीचर है, फीचर जैसे अगर वो पौधा लंबा है तो उसकी स्टेम की हाइट, उसके फूल का कलर कैसा है, उसके फ्लावर का कलर, ये सभी क्या है? उसके फीचर है, और इसे हमने नाम क्या दिया? कैरेक्टर। अब बताओ जरा, कैरेक्टर का एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में फैक्टर, हाँ फैक्टर टर्म ग्रेगर जोहान मेंडल ने दिया था, बिल्कुल। ओके ठीक है, आराम आराम से, कोई बात नहीं। अभी इसके पहले आप चिंता मत कीजिए बेटा, ये जो सारी स्लाइड्स हैं आपको मिल जाएंगी आज, अभी मैं अपलोड कर दूंगा, है ना। तो आप जो जो बातें आप साथ में लिखते चलिए, और अगर कुछ छूट जाता है तो ये जैसे मैं यहाँ पे टिक भी लगा रहा हूँ, ये आपको हैंडआउट्स की फॉर्म में मिलेंगे, ठीक है ना बेटा। कोई चिंता की बात नहीं है, हम एक एक लाइन को समझते चलेंगे, आप बोलेंगे तो वापस पुरानी स्लाइड खोल के हम समझेंगे। चलिए, हम क्या बात कर रहे थे कि एक कैरेक्टर का एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाना क्या कहलाता है? सभी बच्चे बताएंगे, हाँ बताते जाइए। हाँ देखिए, क्या कहलाता है? इनहेरिटेंस कहलाता है। और अगर हम इसकी स्टडी करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे? हेरिडिटी बोलेंगे। सभी बच्चों को क्लियर हो गया ना? ये तो कोई डाउट नहीं है ना यहाँ तक? तो एक कैरेक्टर का एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाना, हाँ बेटा सब सब लिखा हुआ आएगा उसमें, चिंता मत करो, है ना। ठीक है, आई बात समझ सबको? इनहेरिटेंस का मतलब एक कैरेक्टर का एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाना, और अगर हम इसको स्टडी करेंगे तो हेरिडिटी। साथ साथ रिपीट किया करो वहां पर घर पे बैठ के, बोला करो जोर जोर से, जैसे आप क्लास में बोलते थे ना वैसे बोला करो। चलो बहुत बढ़िया, चले आगे। कैरेक्टर इज एनी फीचर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। फीचर इज क्या है यहाँ पर? स्टेम हाइट, जैसे ये एक पौधा है ना, ये पौधा जो है ये इसकी लीफ और ये इसका स्टेम, तो ये जो स्टेम की हाइट है ये इसका एक कैरेक्टर होगा। चलो उसके बाद बात करते हैं हम ट्रेट। देखो बेटा, कैरेक्टर और जो ट्रेट है उसमें आपको कई बार ऐसा लगेगा, कंफ्यूजन सा लगेगा, है ना। तो अभी वो बात पूरा ध्यान लगा के, पूरा पूरा दिमाग इधर लिख लेना, बाद में पहले मेरी बात को ध्यान से सुनो। वेरिएबल फॉर्म ऑफ कैरेक्टर, चलो एक एग्जांपल लेते हैं। ये हमारा एक पी प्लांट है। ये जो पी प्लांट है, हमने यह बोला कि यहां पर इस कैरेक्टर जो है ये गार्डन में उगा हुआ है हमारा, है ना। गार्डन में उगा हुआ, तो आपने देखा कि कुछ पौधे तो कैसे हैं? एकदम टॉल है, कुछ कैसे हैं? ड्वार्फ। ये आपने देख लिया। तो मुझे बताओ, अगर मैं ये बोलूं कि इसकी हाइट कम है और इसकी हाइट ज्यादा है, तो नाम तो मैंने हाइट लिया। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल है ना, सुनना। मैंने बोला कलर, कलर वर्ड बोला, आपने सुना। मैंने बोला क्या रेड एक कलर है क्या? क्या ब्लू एक कलर है क्या?
क्या व्हाइट एक कलर है क्या? यानी है तो सभी कलर, बट क्या इनके नाम अलग अलग हैं क्या? रेड, ब्लू, व्हाइट, मतलब इनमें कुछ अंतर है, इसलिए है तो ये सब कलर, पर पर इनकी विशेषता है, इनमें अंतर है, इनके अंदर फॉर्म में अंतर है, वो क्या है? कलर अलग अलग दिख रहा है हमें। अब देखना क्या बात है, यानी ये जो कलर है ये एक तरह का क्या है? कैरेक्टर। क्या है बेटा? कैरेक्टर। और जो अलग अलग फॉर्म है जैसे रेड, ब्लू, व्हाइट, ये सब क्या है? ट्रेट। ये क्लियर हुआ? अब सभी बच्चे मुझे बताएंगे, आप बताओगे कि पी प्लांट जो है उसमें अगर मैं बोलूं हाइट, तो वो कैरेक्टर होगा या ट्रेट होगा? कैरेक्टर होगा। और अगर मैं बोलूं पी प्लांट टॉल है, पी प्लांट ड्वार्फ है, तो ये कैरेक्टर होगा या ट्रेट होगा? ट्रेट होगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश बेटा। ठीक है, तो सबको क्लियर हो गया ना? आज के बाद आप कभी कंफ्यूज नहीं होगे कि कैरेक्टर और ट्रेट क्या होगा। कंट्रास्टिंग पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे, वेट वेट, है ना? चलिए, ट्रेट की बात कर रहे हैं हम, तो वेरिएबल फॉर्म ऑफ कैरेक्टर। ठीक है, अब मुझे बताओ जरा, टॉल ड्वार्फ क्या हो गया? ये हमने दो पौधे देख लिया, हाइट दोनों का कैरेक्टर है, और टॉल और ड्वार्फ ट्रेट होगी। क्लियर हुई बात सबको? हो गई ना? चले आगे। चलो, बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं, हम यहाँ पर देख रहे हैं जीन वर्ड, हमने यहाँ पर देखा। क्या देखा बेटा? जीन। मुझे बताओ जरा, मेंडल जो है, मेंडल क्या जीन बोल के गए थे क्या? मेंडल को तो पता नहीं था। मेंडल बोलते थे कि एलिमेंट या फैक्टर कुछ होता है जो एक कैरेक्टर को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर करवाता है, उसे क्या बोलते हैं? फैक्टर। टाइम गुजरा, नए नए साइंटिस्ट आए, नए साइंटिस्ट का नाम क्या था? जोहानसन। इन्होंने बताया कि मेंडल अंकल सही थे, पर अगर हम एग्जैक्ट सही नाम दें तो क्या बोलेंगे? जीन बोलेंगे। क्लियर है ना बात बेटा सबको? क्लियर हुई? सेगमेंट ऑफ डीएनए दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर अपीयरेंस ऑफ कैरेक्टर्स। मतलब, चलो ध्यान से सुनना, हमने यहां पर एक स्ट्रक्चर बनाई, आप क्या पहचानते हो क्या इस स्ट्रक्चर को? इस स्ट्रक्चर को हमने नाम क्या दिया है? यहां देखो जरा, क्रोमोजोम। क्रोमोजोम है ये। मैंने क्या बोला था कि क्रोमोजोम्स जो हैं वो उन पर लीनियर फॉर्म में जीन्स, दैट इज अ फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए। यानी ये जो डीएनए का फ्रेगमेंट है, डीएनए जो है इसका जो फ्रेगमेंट है, यही क्या करता है? कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करता है, कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर हो गई ना ये बात? तो यानी सेगमेंट ऑफ डीएनए दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर अपीयरेंस ऑफ कैरेक्टर्स। चल रहा है? समझ आ रहा है? सेगमेंट ऑफ डीएनए दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर अपीयरेंस ऑफ कैरेक्टर्स। चलो नेक्स्ट बात देखो, सुनना। सेगमेंट ऑफ डीएनए दैट जनरली सिंथेसाइजेस आरएनए इन प्रोटीन। अरे ये क्या बात है? चलो आपको एक कंसेप्ट सिखाता हूं, ध्यान से सुनना, आपको आता भी होगा पर हम वापस से रिवाइज करेंगे इसको, इस कंसेप्ट को। इस कंसेप्ट में क्या समझने जा रहे हैं, देखो। हमने बोला कि डीएनए होता है, अच्छा डीएनए का फुल नेम पता है क्या किसी को? डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, जो कि क्या है? जेनेटिक मटेरियल है। क्या है ये? जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, अब देखना जरा, इस डीएनए से क्या बनता है? इस डीएनए में जीन होते हैं और उन जीन से बनता है आरएनए। इस आरएनए से बनता है प्रोटीन, और यही प्रोटीन जो होता है असल में ये क्या बनाता है? हमारे कैरेक्टर्स को बनाता है। अरे कैरेक्टर्स को कैसे बनाएगा सर? भाई कैरेक्टर्स को ऐसे बना रहा है, कैरेक्टर्स को कैसे बनाएगा ये? हाँ, कि ये प्रोटीन जो है क्या करता है? हमारी जो ये जो बेटा प्रोटीन होते हैं ना, ये बहुत काम के है ना? हाँ, ये एक्सप्रेस करवाते हैं
अब वो कैसे करवाते हैं वो तो हम डिटेल में मोल बायो में पढ़ेंगे। अभी इतना समझ लो कि ये एक तरह से एंजाइम की तरह भी काम कर सकते हैं। अब एंजाइम से क्या होगा, प्रोटीन की फॉर्म चेंज होगी, प्रोटीन सिंथेसाइज होगा, प्रोटीन सिंथेसाइज होगा तो हमारा बॉडी स्ट्रक्चर बनेगा और वही हमारे कैरेक्टर्स बताएगा ना बेटा। कोई भी कैरेक्टर कैसे दिखेगा हमें, अगर हमारी हाइट है तो हमारे अंदर प्रोटीन सिंथेसिस हुआ, हॉर्मोन्स बने, उनसे हाइट डेवलप हो गई, स्किन का कलर है और आंखों का कलर है, ये सारी बातें प्रोटीन से डिसाइड हो रही है ना। चलो वापस से सुनना, डीएनए, डीएनए से क्या बना बेटा, आरएनए बना, और इस आरएनए जो है, इस आरएनए से क्या बना, प्रोटीन बना और फिर कैरेक्टर बना, है ना बेटा। तो जो कैरेक्टर है, ये जो कैरेक्टर है असल में ये किससे डिसाइड हो रहा है, प्रोटीन के सिंथेसिस से डिसाइड हो रहा है। ये बात सबको क्लियर हो गई ना, क्लियर है ना सबको। चलो, यानी हमने बोला कि जो डीएनए होता है ये आरएनए बनाता है, आरएनए से प्रोटीन बनता है। अच्छा सर बताओ जरा, अगर ये प्रोसेस यहीं पर रुक गई तो क्या आप इसे जीन नहीं बोलोगे क्या? यानी अगर आरएनए ही बनकर रह गया तो क्या आप इसे जीन नहीं बोलोगे क्या? बिल्कुल बेटा, बिल्कुल बोलेंगे, जीन बोलेंगे इसे, है ना। हाँ बोलेंगे, क्यों? क्योंकि इसका काम कितना है, इसका काम है सिर्फ आरएनए बनाना। हाँ अगर इसने प्रोटीन भी बना दिया तो और अच्छी बात, बट अगर ये सिर्फ आरएनए तक रुक गया तो भी कोई बात नहीं, तो भी हम इसका नाम छीन नहीं लेंगे इससे, क्या बोलेंगे इसको, जीन ही बोलेंगे, है ना। चलो सुनना, अब सिंथेसाइज हो चुका है आरएनए, उससे प्रोटीन, हमने जीन नाम दे दिया। अब आप में से एक बच्चा फिर से उठ के बोला कि सर आरएनए भी नहीं बन पा रहा है, आरएनए भी नहीं बन पा रहा है, तो यानी ये जो डीएनए है ये जीन नहीं है, या तो ये एक्सप्रेस नहीं हो पा रहा है। आई बात समझ, तो इसको हम जीन नहीं बोलेंगे, ये सिर्फ एक डीएनए बोल सकते हैं, इसको इनएक्टिव फॉर्म में है, आपने पढ़ा ही होगा ये, है ना। चलिए और डिटेल में आगे देखेंगे। जीन को क्या यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस कहा जाता है? इनहेरिटेंस का क्या मतलब समझाया था हमने, अभी बार बार इसीलिए रिपीट किया था। अगर डीएनए से आरएनए नहीं बन रहा है तो ये अपीयर नहीं करेगा कैरेक्टर को, इसका कोई रोल नहीं है, ये सिर्फ एक इनएक्टिव डीएनए है। हाँ इनहेरिटेंस को हमने क्या बोला था, ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर। अच्छा मुझे बताओ जरा, अगर एक जीन एक ऑर्गेनिज्म के अंदर ट्रांसफर हो गया और ये जो जीन था ये फ्लावर के कलर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो क्या यहां पर फ्लावर का कलर रिप्रेजेंट हो जाएगा क्या बेटा? क्या यहां पर इस जीन की वजह से इस ऑर्गेनिज्म, इस प्लांट के अंदर ये फ्लावर का कलर रिप्रेजेंट हो जाएगा क्या? हो जाएगा, क्यों? अरे ये जीन यहां जाकर एक्सप्रेस हो गया, यानी ये यूनिट है इनहेरिटेंस की। मतलब इनहेरिटेंस को कम को करवाने के लिए, इस प्रोसेस को करवाने के लिए कम से कम एक जीन तो जाना चाहिए, तो यूनिट हो गई ना ये। तो यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस क्या होता है, जीन होता है। आई बात समझ। डीएनए जो होता है बेटा, अच्छा चलो आपको एक सिंपल से एग्जांपल समझाता हूं, है ना, ध्यान से सुनना बिल्कुल। जैसे मैंने ये शर्ट पहनी हुई है, ठीक है, क्या ये शर्ट हमेशा ऐसी थी? पहले ये क्या था, एक मटेरियल था, मटेरियल क्लॉथ था ये एक, फिर मैंने इसको क्या कर लिया, एक शेप में बदल दिया, बदल दिया, स्टिच हो गया, ये टेलर ने इसको एक शर्ट बना दी, ठीक है ना। अब क्या हुआ, एक शर्ट थी नॉर्मल, इसमें यहां पर मेरे पास पॉकेट है, पॉकेट है ना, इस पॉकेट में मैंने क्या कर रखा है, पेन रखा हुआ, आई कार्ड लगा हुआ है, ठीक है। मुझे बताओ जरा, इस पूरे शर्ट में ये जो यहाँ ये वाला पार्ट और ये जो पॉकेट वाला पार्ट है, क्या ये सेम सिग्निफिकेंस रखते हैं क्या? अलग अलग काम होगा ना इनका, यानी इस पर्टिकुलर काम का। अब मुझे बताओ, क्या ये पॉकेट मटेरियल से नहीं बना हुआ क्या? बना हुआ है ना, बना तो किससे है, ये क्लॉथ से बना है। चलो अब आ जाओ अपने कंसेप्ट, डीएनए इज मटेरियल,
डीएनए इज मटेरियल। ये जो डीएनए है ये मटेरियल है। इसने क्या बनाया? इसने बना दिया, मान लो क्रोमोसोम बना दिया इससे, ठीक है, एक शेप दे दिया। पहले डीएनए एक मटेरियल था, उस मटेरियल से एक शेप आया, शेप क्या हुआ? क्रोमोसोम। और इस क्रोमोसोम से, इस क्रोमोसोम में स्पेशल एक साइट है, वो है जीन, जैसे पॉकेट। आई बात समझ? तो इससे आप लिंक कर सकते हो। यानी डीएनए क्या है? मटेरियल है, और उस मटेरियल से हमने क्या बनाया हुआ है? क्रोमोसोम। और उस क्रोमोसोम का ही एक पर्टिकुलर पार्ट है, दैट इज जीन। तो क्या हम ये बोलेंगे क्या कि ये जो जीन है, ये जो जीन है ये डीएनए है? हाँ या ना? क्या जीन डीएनए है? क्या हर एक जीन डीएनए है? क्या हर एक जीन डीएनए है? क्या ये शर्ट का हर एक पार्ट, का पॉकेट और ये स्लीव वाला पार्ट क्लॉथ है? बिल्कुल है ना? अच्छा, आप वाई लिख दिया कीजिए, ज्यादा टाइप जरूरत, हाँ सिर्फ वाई लिख दो। वाई, यस, यस के लिए वाई, एन के लिए, एन के लिए एन। चलिए सुनो, क्या ये हर एक जीन डीएनए है? वापस से सुनना। अब मुझे बताओ उल्टा, क्या हर एक डीएनए, हर डीएनए, पूरा डीएनए जीन होगा क्या? नहीं होगा। क्यों? अरे बेटा मुझे ये बताओ जरा कि हर एक, हर पूरा का पूरा डीएनए जो है वो तो प्रोटीन नहीं बनाता, वो तो कुछ तो इनएक्टिव भी होता है। यानी हमारी जो नेक्स्ट लाइन क्या कहती है? ऑल जीन्स आर डीएनए बट ऑल डीएनए आर नॉट जीन। चलो दोहराओ इसको, इसको दोहराओ। ऑल जीन्स आर डीएनए बट ऑल डीएनए आर नॉट जीन। सबको क्लियर हुआ? बोलो। जिसको डाउट है, जिसको डाउट है वो लिख दो बस, ठीक है? चले आगे चले, ठीक है? यहां तक सबको सब बातें क्लियर? कोई डाउट नहीं है? चलो आगे देखते हैं। अब हमारे पास टर्म आई है एलील। क्या टर्म आई बेटा? एलील। एलील की डेफिनेशन सुनो, जल्दी से पढ़ डालो। अल्टरनेट फॉर्म्स ऑफ जीन इज कॉल्ड एलील। अच्छा मुझे एक बात बताओ जरा, क्या ह्यूमन जो है, ये ह्यूमन की कोई सेल है, ये उसका न्यूक्लियस है, ठीक है? अगर मैं बोलूं कि इसके अंदर, इस सेल के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होंगे? बताओ जरा लिख के सब। 46, 46 होंगे। अच्छा मुझे बताओ जरा, अगर मैं इसको 46 की जगह 23 पेयर बोलूं तो क्या बात गलत हो जाएगी क्या? बोलो जरा, सही होगी? सही होगी ना? अरे 23 पेयर का मतलब क्या हुआ कि जो क्रोमोसोम्स हैं वो कैसे हैं? जोड़े में, उनका एक साथी है, यहां पर पार्टनर है। इन दोनों को, इन दोनों को हम क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं हम होमोलोगस पेयर। क्या बोलते हैं? होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम। सही बात है ना बेटा? सबको क्लियर हो गई ना ये बात? अच्छा ज्यादा स्पीड में तो नहीं चल रहे? अगर कहीं पे आपको लगता है तो आप मुझे बता सकते हैं, है ना? अच्छी चल रही है? सब कुछ समझ आ रहा है? क्लियर हो गई बात? चलो अब हम यहां बात कर रहे हैं दैट इज होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम। चलिए सुनना, वापस से सुनना, वापस समझ रहे हैं आप। बिल्कुल सिंपल सी बात है। ह्यूमन सेल जो है इसे हम बोलते हैं डिप्लॉइड सेल। क्या बोलते हैं बेटा? डिप्लॉइड सेल बोलते हैं। अरे डिप्लॉइड क्यों बोलते हैं? डिप्लॉइड क्यों बोलते हैं? डिप्लॉइड इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो पेयर में होते हैं। किसमें होते हैं बेटा? पेयर में। हाँ तो पेयर में होने का मतलब क्या हुआ? 23 पेयर है, मतलब क्रोमोसोम नंबर 1 की बात करें तो इसका एक ट्विन होगा, यहाँ होगा ना, जोड़ा होगा। हाँ चलो, इतनी बात सबको क्लियर हो गई? अच्छा इन दोनों को क्या बोला अपन ने? होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स। क्लियर हो गई ना सबको?
होमोलोगस की डेफिनेशन, होमोलोगस क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, सबको समझ आया? जिसको नहीं समझ आया वो बोलो जल्दी। चलो सुनते जाइए बात, है ना। चलो अब वापस अब बात कर रहे हैं हम डेफिनेशन पे, आ जाओ जरा यहाँ पर। क्या बात है? अल्टरनेट फॉर्म्स ऑफ जीन इज कॉल्ड एलील। चलो एक बार पुरानी वापस बात करो। मैंने बोला था कैरेक्टर, मैंने बोला था कि कैरेक्टर जो है, अगर यहाँ पर हाइट है तो इसकी दो फॉर्म्स हमें मिली, कैपिटल टी और स्मॉल टी। होमोलोगस मीन्स सेम। होमोलोगस का मतलब, जो होमोलोगस का एग्जैक्ट मीनिंग होता है जिनका ओरिजिन सेम है, एक तरह से, है ना। ओरिजिन सेम है तो मतलब वो एक जैसा है। हाँ सेम होंगे, सेम कह सकते हैं, ठीक है। चलो कैरेक्टर जो है, कैरेक्टर की ये फॉर्म्स क्या है, कैपिटल टी स्मॉल टी, या फिर हम इसे ये बोले कि कैरेक्टर की दो ट्रेट है। ट्रेट है, हाँ ये समझ आ गया ना सबको। तो अब क्या हो रहा है देखना, सुनना। मैंने बोला कि ये मेरा एक ही क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम है दूसरा। ये होमोलोगस है क्या? होमोलोगस को मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, होमोलोगस पेयर एचपी। ठीक। अब देखना, मैंने बोला कि यहां पर एक जगह पर यहां ए नाम का जीन है। ये ए नाम का जीन फ्लावर के कलर को बताता है। तो जब मैंने ये देखा, मैंने क्या बोला कि ये वाला पेयर में ये वाला क्रोमोसोम और ये वाला क्रोमोसोम दोनों सेम है, तो यहां पर भी ये जो जीन होगा वो या तो इस फॉर्म में होगा या इस फॉर्म में होगा, बट रिप्रेजेंट किसको करेगा बेटा? हमेशा फ्लावर के कलर को ही करेगा, फ्लावर के कलर को ही करेगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों होमोलोगस पेयर है। तो यानी ये जो जीन होता है इसका एक भाई होता है, यहां इसकी एक अल्टरनेट फॉर्म होती है, और यही फॉर्म क्या होती है? ऑब्वियसली लोकेशन भी सेम होगी। लोकेशन सेम होगी एग्जैक्टली, जिस जगह पर इस क्रोमोसोम में ये जीन होगा उसी जगह पर ये होगा, और इस लोकेशन को हम बोलते हैं लोकस। क्या बोलते हैं बेटा? लोकस बोलते हैं। कैरेक्टर सेम होगा बट ट्रेट डिफरेंट हो सकता है। चलो शुरू से वापस से समझते हैं एलील क्या होता है। एलील, हमने बोला एलील अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन इज कॉल्ड एलील। मतलब क्या हो रहा है यहां पर कि ये जो होमोलोगस पेयर है इसमें सेम पोजीशन पर जो जीन्स प्रेजेंट हैं वो एलील कहलाते हैं। वो क्यों कहलाते हैं एलील बेटा? क्योंकि वो सेम कैरेक्टर को एक्सप्रेस करते हैं। अब इन कैरेक्टर की ट्रेट तो अलग हो सकती है, ट्रेट तो हमें पता है अलग हो सकती है। जैसे ये टॉल है तो ये हो सकता है कि ये दूसरा फॉर्म ड्वार्फ को रिप्रेजेंट करे। अब अगर आपसे पूछा जाए कि एलील किसे कहेंगे, तो आप बिल्कुल अच्छी डेफिनेशन में क्या बोलोगे? आप अच्छी डेफिनेशन में बोलोगे कि दो एक होमोलोगस पेयर में सेम लोकस पर जो जीन्स प्रेजेंट होती हैं वो एलील कहलाती है। मन में रिपीट करो इसको, वहां पर रिपीट करो घर पे बैठ के। क्या? एक होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम जो है उस पर सेम लोकस में उस पर सेम लोकस में जो दो जीन्स प्रेजेंट हैं वो क्या है? एलील है ना बेटा? सही बात है। अब क्लियर हुआ सबको? जिसको नहीं हुआ वो लिख सकता है, एन लिख दो। जीन्स में और में नोट भी सेम हो सकता है, ऑब्वियसली हो सकता है, यही तो अल्टरनेट फॉर्म होगी। हाँ सेम हो सकते हैं, बिल्कुल सेम हो सकते हैं। जैसे यहां पर कैपिटल टी है तो यहां कैपिटल टी या स्मॉल टी दोनों में से कुछ भी हो सकता है। ठीक है, क्लियर है? सभी पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम एलील होंगे? नहीं नहीं, सभी पेयर्स क्यों बेटा? जैसे नंबर क्रोमोसोम 46 में से 46 में से जो नंबर 1 है उसमें जो जीन्स होंगे उन्हें एलील कह सकते हैं अपन, है ना। जैसे मान लो क्रोमोसोम नंबर 1 है और क्रोमोसोम नंबर 37 है, इनके बीच में जो जीन्स होंगे उनको एलील नहीं कह सकते।
ये बात तो क्लियर है ना सबको? बोलो। क्लियर है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। है ना? कोई भी डाउट आता है बेटा तो आप पूछ सकते हो हाथों हाथ, है ना? पानी पी लूं मैं? देखो, आप घर पे भी जो पढ़ाई करते हैं उसे ऐसे कीजिए जैसे आप क्लास में बैठे हैं। आपका पूरा कंसंट्रेशन यहाँ पे होना चाहिए, पूरा कंसंट्रेशन, ठीक है? और जैसे क्लास के अंदर हम रिपीट करते हैं बातों को, उसी तरीके से आप रिपीट कीजिए ताकि रिवाइज हो। हमारा दिमाग रिकॉल करने से जल्दी याद रखता है, बार बार याद रखता है। ठीक है, चलो। नंबर ऑफ जीन्स 46 होते हैं ह्यूमन जीन में। जीन्स नहीं होते बेटा 46, क्रोमोसोम होता है 46। ट्रेड्स में बी सेम। ट्रेट हमने जो डिफाइन किया है, ट्रेट सेम नहीं हो सकता बेटा। ट्रेट एक कैरेक्टर की जो दो फॉर्म्स हैं अलग अलग, वो ट्रेट। हाँ, पर होमोलोगस पेयर्स में एक ही ट्रेट जा सकती है, जैसे कैपिटल टी और कैपिटल टी। आई बात समझ अब? चलो आगे की लाइन पढ़ते हैं। एलील अराइज ड्यू टू म्यूटेशन। अभी मैं आपको ये समझाता हूं। एलील प्रेजेंट इन सेम लोकस ऑन होमोलोगस क्रोमोसोम, सबको याद है ये बात? चलो सुनना आप। एलील अराइज ड्यू टू म्यूटेशन। अच्छा, आप मुझे बताओ, आपने सुना है क्या ये नाम म्यूटेशन? कोई बात नहीं अगर नहीं सुना तो। हमने बोला कि जो डीएनए होता है, इस डीएनए में कोडिंग होती है ना? ये जो कोडिंग है इसके अंदर कुछ चेंजेस आ गए, कुछ चेंजेस आ गए, कुछ अंतर आ गया, वेरिएशन आ गया, अचानक से आया। इसकी वजह से क्या हुआ? इसकी वजह से ये हुआ, इसकी वजह से ये हुआ। हाँ बेटा बिल्कुल, बहुत बढ़िया, सही जवाब है। इसकी वजह से जो ये बनाना चाहता था, जो ये काम करना चाहता था, वो काम बदल जाएगा या सेम रहेगा? नॉर्मली बदल जाएगा। चेंजेस आएंगे इसके अंदर, आएंगे ना बेटा? अब चेंजेस आएंगे तो इसे हमने क्या नाम दिया? म्यूटेशन नाम दिया है। आप जब इवोल्यूशन पढ़ेंगे, आपने पहले पढ़ा भी है, तब हम क्या बात करते हैं कि म्यूटेशन की वजह से चेंजेस आए और ऑर्गेनिज्म इवॉल्व हुए और बेटरमेंट की तरफ चले गए। बेटरमेंट की तरफ चले गए, किसी भी कुछ भी कह दे हम, है ना? चेंजेस आए, यही म्यूटेशन होता है। तो म्यूटेशन जो है उसको समझने के लिए हमने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट, एक कुछ केस स्टडीज की कि म्यूटेशन की वजह से क्या क्या होता है बेटा। चलो देख, हमने बात की सबसे पहले अनमॉडिफाइड एलील की। अच्छा चलो, हम जाते हैं कुछ हजार साल पहले, आज से, ठीक? आपने देखा कि यहां पर कुछ प्लांट्स ग्रो हो रहे हैं। मान लीजिए कि ये मटर के ही पौधे हैं। ये मटर के जो पौधे हैं ये ग्रो हो रहे हैं आराम से, वजह से आपने देखा कि सभी पौधे जो हैं वो सेम हाइट के हैं। यहां पर कैसे हैं बेटा? सेम हाइट के। क्यों? असल में नेचर में जो जीन्स पहले से प्रेजेंट थे और उनमें कोई चेंजेस नहीं आए, उन्हें हमने नाम दिया अनमॉडिफाइड एलील। ठीक? अब ये जो पी प्लांट था, अब हम वापस आज के टाइम की तरफ बढ़े। टाइम गुजरा, टाइम गुजरा, आप देखते हैं कि वहीं पर कुछ छोटे मटर के पौधे ग्रो हो रहे हैं। यहां पर इन्हें आपने बोला कि यार भाई ये तो ड्वार्फ हैं, पहले वाले टॉल थे। यानी अगर हम बात करें कि जो इस हाइट के कैरेक्टर को डिनोट करने वाली जो जीन है, इसमें कुछ चेंजेस आए और ये कैसा बन गया? स्मॉल टी बन गया। क्या बन गया बेटा? स्मॉल टी। किसकी वजह से? म्यूटेशन की वजह से। ये कैसा हुआ? इसमें म्यूटेशन हुआ, और ये जो म्यूटेशन हुआ इसकी वजह से क्या हो गया? ये कैपिटल टी बदल गया स्मॉल टी। यानी यानी क्या हुआ? अगर मैं ये बोल दूं कि शुरुआत में एलील वर्ड था ही नहीं, एलील नहीं था पहले,
म्यूटेशन मतलब चेंज इन डीएनए। हाँ, एलील नहीं था, पहले तो सिर्फ कैपिटल टी था, बाद में क्या हुआ, इसका एक और ट्रेट बन गया, उसे हमने नाम दिया स्मॉल टी। तो यहां क्या हुआ, एलील बोला हमने, उसमें बोल दिया अनमोडिफाइड। अनमोडिफाइड ये वाली होगी क्या, और ये वाली कैसी होगी, बोलो जरा, ये वाली एलील कैसी होगी, मॉडिफाइड होगी। मॉडिफिकेशन हुआ ना इसके अंदर, हुआ नहीं हुआ मॉडिफिकेशन, चेंजेस हुए। चेंजेस होने की वजह से इसका एक्सप्रेस करने का तरीका जो है वो बदल गया। आफ्टर म्यूटेशन अनमोडिफाइड एलील चेंजेस इनटू मॉडिफाइड एलील। जो चेंज नहीं है, जो चेंज नहीं है उसे हमने क्या बोला, वाइल्ड एलील या फिर ओरिजिनल एलील, है ना। ओरिजिनल है, क्यों है बेटा ओरिजिनल, क्यों है ओरिजिनल, क्यों है, अरे नेचर में पहले से प्रेजेंट थी। और ये जो दूसरी आएंगी ये कैसी होंगी, ये बदली हुई है, बदली हुई है, तो हमने इनका नाम क्या दिया है, मॉडिफाइड एलील। सबको क्लियर हो गई ये बात, बेसिक डेफिनेशन की तरह हमने समझा है। अब इसके बाद हम आगे एक केस स्टडी देख रहे हैं, ठीक है। ये नोट करना है क्या आपको, अगर नोट करना है तो ये जो लिखा हुआ है मैं इसे हटाऊंगा, अभी कर लीजिए नोट। बिल्कुल, स्मॉल टी भी हो सकता है, पर शुरुआत में केवल कैपिटल टी प्रेजेंट था। स्मॉल टी तो मॉडिफिकेशन से आया ना बेटा, स्मॉल टी कहां से आया है, मॉडिफिकेशन से आया है, मैंने बताया ना आपको ये वाला। तो ये जो है ना ये वाला, ये म्यूटेशन से ही बना हुआ है बाद में। एलील्स आर रिप्रेजेंटेशन फॉर्म्स ऑफ ट्रेट्स, कह सकते हैं, ठीक है। एलील्स खुद में ही ट्रेट को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। चले आगे, अब हम देख रहे हैं, हाँ बेटा कोई बात नहीं, ये यहाँ पर आपको अलग से समझा था ना, था इसलिए, बाकी तो अपन साथ में स्लाइड पे ही लिखते चलेंगे, कोई डाउट कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। कोशिश कीजिए, कुछ ऐसी खास बात आती है तो आप नोट कर लीजिए, वरना हैंड आउट तो मिल ही जाएंगे, है ना, उनकी कोई दिक्कत नहीं है। कैपिटल लेटर्स विल बी अनमोडिफाइड, एक बार सबको लिंक कर दीजिएगा, बिल्कुल बिल्कुल सारी बातें लिंक होगी अभी सब, है ना। चलो बढ़ते हैं आगे, अब देखो पढ़ते जाओ, सब बच्चे मेरे साथ पढ़ेंगे। एलील विच इज प्रेजेंट इन नेचर फ्रॉम स्टार्टिंग, स्टार्टिंग से प्रेजेंट है ना बेटा, तो इसको हमने क्या बोला है, नाम क्या दिया है, अनमोडिफाइड एलील, वाइल्ड एलील या ओरिजिनल टाइप। जनरली अनमोडिफाइड एलील इज डोमिनेंट एलील। मैं आपको डोमिनेंट और रेसेसिव दोनों अच्छे से समझाऊंगा, चिंता मत कीजिए, है ना, बाद में। अब अभी इतना समझते जाइए। अब देखो मॉडिफाइड एलील क्या होगी, हमने क्या बोला, इट इज फॉर्म्ड बाय म्यूटेशन। जो बातें हमने की है वही है सारी। जनरली मॉडिफाइड एलील इज रेसेसिव एलील। चलो यहां लिख देते हैं वापस से इसको एक बार, रेड कलर से लिख दे, चलो सुनो, ये कैपिटल टी है ना। अब इसमें क्या हुआ, क्या हुआ बेटा, म्यूटेशन हुआ, क्या हुआ, म्यूटेशन, ये म्यूटेशन करवा दिया हमने। अब म्यूटेशन के साथ यहाँ पर इसमें क्या हो गया, मॉडिफिकेशन हो गया। मॉडिफिकेशन होने की वजह से किस में बदल गया, स्मॉल टी में बदल गया। क्या ये वाला जो है, ये वाला कैसा है, अनमोडिफाइड, और ये कैसा है, मॉडिफाइड। क्या ये नेचर में पहले से प्रेजेंट था क्या, ये तो नेचर में प्रेजेंट था पहले से, तो हम इसको क्या बोलेंगे, वाइल्ड एलील बोलेंगे। और ये वाला कौन सा है, नेचर में बाद में, ये तो मॉडिफिकेशन से बना है, तो इसको वाइल्ड एलील नहीं कह सकते। आज भी वाइल्ड प्लांट अनमोडिफाइड है, हाँ बहुत सारे जीन्स वाइल्ड जीन रखते हैं, बहुत सारे प्लांट जो है उनके अंदर वाइल्ड जीन्स है, ठीक है। अब रेसेसिव और डोमिनेंट को आप इसे समझते होंगे। हम एक सिंपल सी बात से आप समझने की कोशिश करना कि हमने क्या बोला,
आप हैं, ये आपका छोटा भाई है, ये आप हैं, और ये आपकी छोटी सिस्टर है। ठीक है, मुझे बताओ जरा, क्या कैपिटल टी स्मॉल टी की बात मानेगा? आप छोटे भाई की चलने दोगे क्या? है, नहीं चलने दोगे? हाँ हाँ, बहुत बढ़िया। छोटे सिबलिंग की नहीं मानेगी बात, है ना? हम तो हमारी बात चलाएंगे, बिल्कुल नहीं, बहुत बढ़िया। तो मुझे बताओ, कौन डोमिनेंट है यहाँ पर, आप या फिर छोटा सिबलिंग? हाँ। अच्छा, मुझे एक बात बताओ जरा, आप और आपका कजिन जो दोनों बराबर है, अब क्या होगा? अब अब ये होगा, क्योंकि दोनों बराबर गए हैं तो दोनों की बात एक ही होगी, तो किसी की भी बात मान ली जाए, काम चल जाएगा। क्लियर है ना? सही बात है, हाँ, इक्वल है। अच्छा, मुझे बताओ जरा, आपके जो छोटा सिबलिंग है, अब इसका भी, उसको भी कजिन मिल गया अपने बराबर का, ये रहे। अब बताओ जरा, यहाँ क्या होगा? अब इन दोनों की सोच मिल जाएगी, इन दोनों की मस्ती एक तरह की, है ना? छोटा सिबलिंग ज्यादा डोमिनेंट होता है, चलो कोई बात नहीं, कुछ केसेस में हो सकता है ऐसा, बाकी जनरली हम जनरल बात कर रहे हैं, है ना? चलो सुनना, अब कैपिटल टी स्मॉल टी, यहां क्या होगा? अभी जो छोटा सिबलिंग है और उसका कजिन, वो भी छोटा, इन दोनों की बात सेम होगी, तो यहां पर भी ये नहीं कह सकते कौन डोमिनेंट कौन रेसेसिव, कौन डोमिनेंट और कौन रेसेसिव, नहीं कह सकते है ना? ठीक है, तो ये बात आपको समझ आ गई, डोमिनेंट क्या होता है, रेसेसिव क्या होता है ना? इसको और डिटेल में बता दूंगा मैं एक बार। चलिए, ऐसे नहीं करना है कि अब आज से ही कि सर ने कहा है छोटे भाई पे हुक्म चलाना है, उसके बाद आपके साथ जो भी कुछ हो मम्मी पापा के द्वारा, उसकी जिम्मेदारी मैं नहीं लेता हूं। सही बात है ना? चलो वापस आ जाओ टॉपिक पे। अब टॉपिक पे हम आए हैं, तो हमने क्या बोला, जनरली मॉडिफाइड एलील इज रेसेसिव एलील मॉडिफिकेशन के बाद, और ये अनमॉडिफाइड एलील क्या होंगी, डोमिनेंट एलील होंगी। चलो, अब हम यहाँ पर ये एक डायग्राम जो है हम ये देख रहे हैं, एक रिप्रेजेंटेशन है ना? इसको ध्यान से समझना, ठीक है? चलो, सारा कंसेंट्रेशन यहाँ पर नोटबुक में, मैं आपको टाइम मिलेगा, आप आराम से नोट करना, है ना बेटा? चलो ध्यान से देखना इसको। हमने बोला हमारे पास होमोलोगस क्रोमोसोम्स है, क्या है बेटा? होमोलोगस क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम का ये जो एक पेयर है ये रहा, दूसरा वाला ये रहा। मैंने बोला यहां पर ये जो रेड से मार्क है ना, ये वाला, इसमें भी रेड से मार्क है, आप इसको भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, ये वाले पार्ट को भूल जाओ, इसको छोड़ दो, आप इस पे ध्यान दो, इस वाले पार्ट पे ध्यान दो, ठीक है? ये आपको डॉट दिखता है ना, ऐसा सर्कल हो रहा है, तब डॉट दिख रहा है यहां पर, ये ऐसे। चलो सुनना, हाँ, अब यानी यहां पर कौन है, टॉल है। यहां जो जीन है, इस जगह जो जीन है, वो क्या रिप्रेजेंट करता है बेटा, क्या रिप्रेजेंट करता है, टॉल को। क्या ये डोमिनेंट होगा ना, डोमिनेंट होगा ना ये? ठीक है, चलिए, समय गुजरा, इवोल्यूशन हुआ, यानी म्यूटेशन हुआ, म्यूटेशन होने की वजह से इस कैपिटल टी में कुछ चेंजेस आ गए और ये स्मॉल टी में बदल गया। ठीक, तो बदल गया तो क्या हुआ, ये जो पौधा है वो इस फॉर्म में है ना? यानी एक पे तो यहाँ कैपिटल टी होगा और यहाँ क्या होगा, स्मॉल टी होगा। क्लियर है बात? चलो सुनना आप ध्यान से, यहाँ क्या होगा, कैपिटल टी, और यहाँ पर स्मॉल टी। अब देखो जरा, ये तो टॉल दिखाएगा, और जब इस अकेले को या फिर इसको इस पोजीशन में रहने को मिले, तो ये क्या बनाएगा, ड्वार्फ बनाएगा पौधे को, कोशिश तो यही करेगा ये। अब क्या हुआ, सुनना ध्यान से, कि ये जो मॉडिफिकेशन हुआ था ना, ये जो मॉडिफिकेशन हुआ था, ये मॉडिफिकेशन ऐसा हुआ जो अनमॉडिफाइड एलील जैसा ही, मॉडिफाइड तो हुआ, बट ये स्मॉल टी में नहीं बदला। मान लो कि ये कैपिटल टी जैसा ही है, आई बात समझ? तो इसने क्या किया, इस इस जीन ने क्या बनाया, आरएनए बनाया, उस आरएनए क्या बनाया, एंजाइम बनाया। तो यहां पर जो रिएक्शन हुई उसमें क्या हुआ, सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट
बना, प्रोडक्ट बनने से ये ऑर्गेनिज्म या ये पौधा टॉल रहा और डोमिनेट कहलाया। ध्यान से सुनना बात वापस से, यहां मॉडिफिकेशन तो हुआ है, मॉडिफिकेशन तो यहां पर हुआ है, बट बट जो जीन है, जो मॉडिफिकेशन हुआ वो इसके जैसा ही है, इसके जैसा ही मॉडिफिकेशन हुआ है। तो हुआ क्या कि ये जो जीन है इसने जो आरएनए बनाया और इस आरएनए से जो एंजाइम बना वो सेम है। कैसा है बेटा? सेम है। और अगर सेम है तो क्या इनका जो एंड प्रोडक्ट होगा वो भी सेम होगा क्या? बोलो बेटा हाँ या ना? सेम होगा। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि अनमोडिफाइड एलील मॉडिफाइड एलील के जैसी है? बोल सकता हूं क्या? हाँ या ना? अनमोडिफाइड एलील अनमोडिफाइड एलील के जैसी है, बोल सकता हूं ना? बहुत बढ़िया। चलिए, ये केस हमें समझ आ गया ना समझ सबको? चलो नेक्स्ट नेक्स्ट केस लेते हैं, केस नंबर 2। केस नंबर 2 को देखेंगे तो हमने क्या बोला, यहां पर अब मॉडिफिकेशन हुआ, तो मॉडिफिकेशन होने के बाद हमें जो दिख रहा है, जीन जो मॉडिफाई हुआ, मान लो वो स्मॉल टी में बदल गया। अब इस स्मॉल टी में बदलने को हम एक्सप्रेस कैसे करेंगे? मतलब इस जीन से जो आरएनए बना, उससे जो एंजाइम बना वो नॉन फंक्शनल है, काम नहीं कर पा रहा, काम नहीं कर पा रहा। मतलब यहां पर ये ऐसी कंडीशन है। अब मुझे बताओ जरा, यहां ये डोमिनेंट होगा 1 नंबर या 2 नंबर? 1 नंबर या 2 नंबर? सभी बच्चे बोलो। 1 होगा ऑब्वियसली। तो क्योंकि 2 नंबर क्यों नहीं है, आपको रीजन समझ आया? अब क्योंकि 2 के पास जो एंजाइम है वो कैसा है? नॉन फंक्शनल एंजाइम है। तो ये अपने आप को अपनी चला ही नहीं पाता। कौन चलाता है? जिसके पास फंक्शनल एंजाइम होगा, और इसके पास तो नॉन फंक्शनल है। तो यानी यहां जो पौधा हो दिखेगा वो कैसा दिखेगा? बोलो। डी फॉर ड्वार्फ, ड्वार्फ दिखेगा, रेसेसिव होगा। होगा ना बेटा? हाँ बहुत बढ़िया। सबको क्लियर हो गया? यहाँ हो गया ना? नेक्स्ट पे बात करते हैं हम। नेक्स्ट क्या है? केस 3। केस 3 में क्या हुआ बेटा? सुनना, यहाँ ये जो आरएनए है ना, इस बेचारे से एंजाइम बन ही नहीं रहा। यहाँ तो नॉन फंक्शनल बन रहा था और यहाँ पर बन ही नहीं रहा। एसपी क्या है? एसपी यानी सबस्ट्रेट, और पी है प्रोडक्ट, है ना? सबस्ट्रेट का मतलब है जो हमारे बॉडी के अंदर जो मेटाबॉलिज्म चलता है, तो उसमें क्या होता है, सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट बनता है, अमीनो एसिड जुड़ जुड़ के प्रोटीन बनाते हैं। ठीक है ना? बनाते हैं ना, ट्रांसलेशन होता है ना, आगे पढ़ेंगे हम ट्रांसलेशन को भी। तो सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट बनता है। सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए एंजाइम। अब अगर यहाँ एंजाइम ना हो तो क्या होगा? ये प्रोडक्ट नहीं बनेगा। यहां पर यही स्थिति हुई है। देखो जरा, ध्यान से देखना, हुई ना यही वाली स्थिति? यहां क्या हुआ? सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट नहीं बन पाया, पौधा ड्वार्फ है। अब हमारे पास यहां पर 3 केस हैं। पहले वाले केस में अनमोडिफाइड अनमोडिफाइड एलील इक्वल टू मॉडिफाइड। पहले वाला केस की बात कर रहे हैं। अनमोडिफाइड एलील जो है वो कैसी है? मॉडिफाइड की जैसी है। सबको समझ आ गई ये बात, है ना? तो फर्स्ट केस में U इक्वल टू M। ठीक। नेक्स्ट केस की बात करते हैं, सेकंड। अनमोडिफाइड मॉडिफाइड के इक्वल नहीं है, असल में मॉडिफाइड है, वो मॉडिफिकेशन हुआ है। तो यानी सेकंड और थर्ड केस के अंदर अनमोडिफाइड नॉट इक्वल टू मॉडिफाइड। क्लियर हो गई ये बात सबको? केस 1 मॉडिफाइड एलील और अनमोडिफाइड सेम होंगे। केस 2 एंड 3 के अंदर मॉडिफाइड एलील और अनमोडिफाइड एलील सेम नहीं होंगे। क्लियर हुई सबको ये बात? वापस से सुनिए, केस 1 के बारे में बात कर रहा हूं मैं। जब क्या हुआ, अनमोडिफाइड एलील जो रिप्रेजेंट करता है वैसे ही मॉडिफाइड ने कर दिया, यानी पौधे को कैसा कर दिया? टॉल कर। ठीक। तो यानी हम ये कह सकते हैं कि जो मॉडिफिकेशन के बाद भी वो कैसी है? मॉडि अनमोडिफाइड जैसी। क्लियर हुआ? हाँ, डोमिनेंट है ना?
क्लियर हुआ बेटा? अब आगे चलो, आगे देखो जरा, आगे देखो, आगे क्या सेकंड केस नंबर 2, केस नंबर 2 में हम बात करें तो यहाँ क्या हो रहा है, अनमॉडिफाइड और मॉडिफाइड दोनों में अलग अलग है। फिगर में समझे एक बार, चलो वापस सुनना देखना। यहां पर नया कलर ले लेते हैं, यहां पर चलो कौन सा ले, ठीक है दिख जाएगा ये। चलो केस 3 रेस्पॉन्सिबल होता है एक्सोटाइप में, आगे पढ़ेंगे बेटा ये। हाँ सुनना, केस 1 की बात कर रहे हैं, यहाँ पर ये जो जीन है, ये जीन आरएनए बना रही है और आरएनए नॉर्मल एंजाइम बनाया, इसलिए हमने क्या बोला कि अनमॉडिफाइड और मॉडिफाइड दोनों सेम होते हैं, तो ये डोमिनेंट कंडीशन को रिप्रेजेंट करता है। केस 2 की बात करते हैं, जीन जो है, जीन से क्या बना, आरएनए बना, आरएनए से एंजाइम बना, बट दैट एंजाइम इज नॉन फंक्शनल, काम नहीं कर सकता, तो क्या ये रिएक्शन होगी क्या? नहीं होगी ये रिएक्शन। अच्छा नहीं होगी तो क्या ये प्रोडक्ट बनेगा क्या? प्रोडक्ट नहीं बनेगा, तो यानी ये कैसा होगा, ड्वार्फ होगा। थर्ड केस में तो एंजाइम ही नहीं बन रहा, अरे एंजाइम बन नहीं रहा तो सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट में क्या, सबस्ट्रेट वैसा का वैसा रह जाएगा, प्रोडक्ट में चेंज नहीं होगा। तो अब क्लियर हुआ सभी बच्चों को? बोलो हाँ या ना बेटा। चलिए बहुत बढ़िया, शाबाश बेटा। चले आगे, सबको क्लियर हो गया? ठीक है, अगर डाउट आए तो आप पूछ लेना। अब हमारे यहां पर एक नई टर्म आती है, इस टर्म का नाम है, अच्छा ठीक है, अगर केस 2 में प्रोडक्ट ही नहीं बन रहा है, क्वेश्चन है सेकंड केस में अगर प्रोडक्ट ही नहीं बन रहा तो ड्वार्फ कैसे बनेगा? ड्वार्फ बनने के लिए यहां पर ये नॉन फंक्शनल एंजाइम है बेटा, प्रोडक्ट नहीं बन रहा, तो यहाँ बाय डिफॉल्ट उसको कुछ ना कुछ हाइट तो देनी पड़ेगी प्लांट को, ऐसा तो है नहीं कि जमीन में से ग्रो ही नहीं होगा, एक बेसिक हाइट तो नेचुरली इंक्रीज होगी ही होगी। अब अगर प्लांट को टॉल करना है तो वो एंजाइम काम करके उसकी हाइट को बढ़ाएगा, तो एंजाइम टॉल से रिलेटेड है, एंजाइम रहेगा तो टॉल होगा, तो टॉल है तो एंजाइम था, और अगर हाँ एंजाइम नहीं बना तो ड्वार्फ रह जाएगा, बस बिल्कुल ये याद रखनी है अपने को बात, बाय डिफॉल्ट ड्वार्फ। सबको समझ आ गई नहीं ये बात? क्लियर हो गई सबको? बोलो हाँ या ना। चले आगे, ठीक है। अब हमारी टर्म आ रही है, वो ये है होमोजाइगस, प्योर या फिर ट्रू ब्रीडिंग प्लांट। दूसरी टर्म हम यहां देखेंगे हेटेरोजाइगस या इम्प्योर। अच्छा मैंने आपको क्या बताया कि शुरुआत में ये जो क्रोमोसोम था, शुरुआत में यहाँ कैपिटल टी था, तो यहाँ पर भी कैपिटल टी ही था, हमने इसे अनमोडिफाइड एलील बोला था, ठीक है ना, अनमोडिफाइड बोला था ना, बिफोर इवोल्यूशन, बिफोर म्यूटेशन, ठीक है। तो क्या अगर यहां पर ये बदल कर स्मॉल टी हो जाए तो यहां क्या कुछ चेंजेस आ गए क्या? चेंजेस आ गए, चेंजेस आ गए, प्योरिटी खत्म हो गई, प्योरिटी नहीं है, क्यों? अरे ये आ गया ना यहाँ पर, स्मॉल टी के आने की वजह से इसे हमने क्या बोला, इम्प्योर। तो होमोजाइगस और प्योर और हिटेरोजाइगस या इम्प्योर। होमोजाइगस का मतलब क्या है, जब दोनों क्रोमोसोम पर सेम एलील प्रेजेंट हो, आइदर कैपिटल टी और या फिर यहां पर भी कैपिटल टी। अच्छा अगर स्मॉल टी भी आ जाता है तो वो भी क्या है, होमोजाइगस ही है। जबकि अगर यहां पर स्मॉल टी आ जाए यानी कैपिटल टी स्मॉल टी कंडीशन आपको मिले तो इससे हम क्या बोलेंगे, हेटेरोजाइगस, क्योंकि अलग अलग है। वापस ध्यान से सुनना,
अनमॉडिफाइड एलील की बात कर रहे थे हम पहले, तो वहां बात ये थी कि जब कैपिटल टी रहता है तो अनमॉडिफाइड है, बट अगर ये स्मॉल टी में बदल जाता है तो इसे हमने मॉडिफाइड एलील कह दिया था। यानी होमोजाइगस कंडीशन कब होती है? जब दोनों क्रोमोसोम पर सेम एलील प्रेजेंट हो, और अगर एक में डिफरेंट आ गई तो उसे हमने क्या बोला? हेटेरोजाइगस। अच्छा, प्योर और इम्प्योर आप समझ गए क्या? प्योर का मतलब ये, और इम्प्योर का मतलब ये। क्लियर हुई बात? अब देखो, प्रेजेंस ऑफ टू सिमिलर एलील्स ऑफ अ जीन इन अ डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म, और ये रहा, इसका डायग्राम भी देख लो। दिख गया ना डायग्राम? सेम वही डायग्राम है, यहाँ कैपिटल टी कैपिटल टी, और अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर हमने डायग्राम चेंज कर दिया। आई बात समझ? चलो अब बात करते हैं हम हेमीजाइगस। अभी तक हम ये बोल रहे थे कि ये क्रोमोसोम होता है, ये इसका साथ का क्रोमोसोम होता है, इसे हमने बोला होमोलोगस। होमोलोगस जो होते हैं उनका मतलब है कि वो सेम है ना? उन पर जीन सेम है, उनका स्ट्रक्चर सेम। अब अगर जीन सेम है तो स्ट्रक्चर सेम है, लोकस सेम है, सारी चीजें सेम होगी। बट क्या हुआ, हमने देखा कि ह्यूमन के अंदर, मेल के अंदर एक पेयर ऐसा था जिसमें क्या हुआ, एक क्रोमोसोम कैसा है, यहां पर चेंजेस है इतना, ये देखो, इस पार्ट के अंदर, ऊपर वाले पार्ट के अंदर चेंजेस है कुछ। यहां क्या हुआ, इस कंडीशन और इस कंडीशन में एक डिफरेंस देखा गया कि यहां पर अगर जो जीन है, जैसे कैपिटल ए है, तो यहां पर भी आइदर कैपिटल ए होगा या स्मॉल ए होगा। एलील होंगी है, एलील पता है ना हमें, क्या तो कैपिटल ए होगा या उस, और दूसरे वाले में कैपिटल ए स्मॉल ए। इसी तरह से यहां पर भी ऐसा हो सकता है। बट हमने ये देखा कि ये जो इतना पार्ट है इसके अंदर, यहाँ कैपिटल ए है तो इसका कोई जोड़ीदार है ही नहीं। इस कंडीशन को हम बोलते हैं हेमीजाइगस। हेमी मतलब आधा, आधा, है ना? और जाइगस कंडीशन से बता रहे हैं जो डेवलपमेंट है, तो आधा डेवलपमेंट तो सेम है, आधा तो सेम है ओरिजिन यहाँ पर, या स्ट्रक्चर, और जो आधा है वो डिफरेंट है। तो ये कंडीशन क्या कहलाती है? हेमीजाइगस कंडीशन कहलाती है। डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में मिलेगी, जैसे कि ह्यूमन मेल। आई बात समझ? ये देखिए, ये हेमीजाइगस कंडीशन कहलाएगा। सबको क्लियर हुई बात? अच्छा, ट्रू ब्रीडिंग प्लांट का क्वेश्चन, ये डाउट है कि ट्रू ब्रीडिंग प्लांट्स कैसे होते हैं। चलो समझना जरा, कैपिटल टी जो है या स्मॉल टी जो है, चलिए थोड़ा सा पीछे चलते हैं सेल बायो के अंदर, वहां पर हम पढ़ते थे मियोसिस। मियोसिस जो था, हाँ अभी बेटा वापस समझते हैं, एक बार वापस चलेंगे, पहले एक बार मियोसिस देख लो। मियोसिस के अंदर क्या होता था कि 2n ऑर्गेनिज्म जो है उसे n में बदल दिया जाता था। ये गैमिट फॉर्मेशन को बताता है, गैमिट फॉर्म करवाता है। हम आगे और डिटेल में देखेंगे। अभी जो इससे 4 सेल्स बनती है वो सभी अपने अंदर जो जोड़ा नहीं लेके रखती, उस पेयर में से एक क्रोमोसोम को लेकर जाती है, और इसीलिए इसको क्या कहते हैं? गैमिट कहते हैं। आई बात समझ? अब मुझे बताओ कि ये जो है, इससे जो गैमिट बनेंगे वो कैसे होंगे? सारे कैपिटल टी वाले क्रोमोसोम को लिए हुए होंगे। यानी इससे जो भी पौधे बनेंगे वो हमेशा कैसे लेके चलेंगे? कैपिटल टी। इससे जो भी पौधे बनेंगे वो हमेशा क्या लेकर चलेंगे? स्मॉल टी। यानी जो ब्रीडिंग होगी उसे ट्रू ब्रीडिंग कहा जाएगा। क्यों? क्योंकि इससे हमेशा सेम तरह के गैमेट बनता है। क्लियर हुई बात? ट्रू ब्रीडिंग को समझ रहे हैं हम? ट्रू ब्रीडिंग मतलब जब सेम गैमेट बनाएगा, ये हमेशा सेम गैमेट बना रहा है, मतलब एक एक क्रोमोसोम पर या तो, हाँ, हर एक जो गैमेट बनेगा उसमें या तो कैपिटल टी या स्मॉल टी। अगर वो कैपिटल टी है, अगर वो कैपिटल टी है तो क्या बनेगा? कैपिटल टी बनेंगे सारे गैमेट, और अगर स्मॉल टी है तो सारे स्मॉल टी बनेंगे। दोनों अलग अलग पौधों की बात है यहाँ पर, ये दोनों अलग अलग पौधे। क्लियर है बात? बोलो हाँ या ना, अरे बोलो।
बहुत बढ़िया बेटा। हाँ वाई लिख दिया करो बहुत, बिल्कुल जल्दी से, अपना टाइम भी वेस्ट ना हो, है ना। सबको समझ आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही स्पीड से रिलेटेड इशू कुछ? हम्म। नहीं है ना। हाँ ऐसे देखो, अभी तो आपको और फायदा है, क्लास में तो फिर भी झिझक होती है थोड़ी कि सर मैं पूछ लूंगा बच्चे क्या सोचेंगे। अभी आप अपना वन टू वन चल रहा है ना। वन टू वन है तो आप डायरेक्ट मुझे बता सकते हैं जो भी बात है। अगर किसी को लग रहा है सर स्लो हो जाइए, या ये बात मुझे वापस से समझनी है, या मुझे ये थोड़ा समझ नहीं आई ये लाइन, कोई बात नहीं वापस से ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बट क्लियर होना चाहिए। मैं सभी बच्चों से कहता हूँ बिल्कुल समरी दे देंगे, हो जाएगा सारी चीजें। हाँ आज आज आपको सिर्फ फर्स्ट पेज पढ़ना है, नहीं मिलेंगी वो बाद में मैं बता दूंगा कहाँ पर है कैसे। आज आपको सिर्फ मॉड्यूल का फर्स्ट पेज पढ़ना है। हाँ नंबर मिल जाएगा, आप एल एन प्लस पे भी आप अपने डाउट्स मुझे भेज सकते हैं, ठीक है। नंबर लिख लीजिए। ठीक है देखो, अ, अगर हमें कोई चीज नहीं आती है, मैं आपसे आज ही ये सारी बात बोल देता हूँ कि अगर आपको कहीं भी कोई डाउट आता है तो आप बिल्कुल फ्रीली आराम से बताइए, ठीक है। हम जो पढ़ रहे हैं उसमें, हाँ अगर बिल्कुल जेन्युइन डाउट होगा हम क्लियर करेंगे, और नहीं भी होगा तब भी ये देखेंगे कि हमारे लायक है नहीं, ठीक है। अब बात यह है कि देखो बेटा, आप अपनी ईमानदारी रखोगे अगर इस चीज में कि मुझे ये आता है मुझे नहीं आता है, तो फायदा मिलेगा। मैं हमेशा बच्चों को कहता हूं कि सिलेक्शन सिर्फ ईमानदार बच्चों का होता है। सिलेक्शन सिर्फ ईमानदार बच्चों का होता है, बेईमानी नहीं खुद से। अपनी ईमानदारी अपने साथ, आपको अपनी ईमानदारी रखोगे तो फायदा मिलेगा, है ना। बेईमानी करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। एक पैटर्न फॉलो करना है अपने को। क्लास क्लास के साथ आप खुद के नोट्स बनाइए, आपकी खुद की का तरीका है। क्लास खत्म होने के बाद मॉड्यूल प्लस एनसीईआरटी, देन उसके बाद क्वेश्चंस। हमें एक बहुत अच्छा मौका मिला है और इस मौके को हाथ से नहीं जाने देना। इस साल के अंत में एनसीईआरटी मॉड्यूल पढ़ो बेटा, मॉड्यूल भी पढ़ो, है ना। मॉड्यूल पढ़ना है इस साल। आप साथ में देखो बेटा, सब हर एक टॉपिक का टेस्ट अलग होता है, हर टॉपिक का तरीका अलग होता है। जेनेटिक्स में आपको कैलकुलेशन थोड़ी बहुत, पेन चलाना बहुत जरूरी है जेनेटिक्स में। हमारा जो दिमाग है ये लिखते हैं तो ज्यादा अच्छे से है। तो आप नोट्स, शॉर्ट नोट्स बनाइए, ठीक है। बाकी आपकी खुद की टेक्निक है, आपको कैसे चीजें याद रहती है, कैसे समझ आता है, ये सब चीजें कीजिए। आई बात समझ? चलिए अब आगे चलते हैं, हमारा टॉपिक जो है, ठीक है। आपने नंबर नोट कर लिया है? हाँ जिसको अगर डिटेल में कुछ बात करनी है आप मुझे मैसेज कीजिए, अपना डाउट छोड़ दीजिएगा, या एल एन प्लस पे जो है बता दीजिएगा, मैं उसका जवाब दे दूंगा आपको, है ना। अब आगे चलते हैं हम, क्लास का टाइमिंग होता चल रहा है, जा रहा है, ठीक है। हाँ बेटा ये वाली बातें जो है, हम सब्जेक्ट्स वाली ये सब चीजें आप मुझसे बात कर लीजिए, ठीक है। आप नंबर नोट कर लीजिए बेटा पहले, है ना, क्योंकि मिक्स हो जाएगा ये। नंबर नोट कर लीजिए, ठीक है। चलो अब देखिए जरा, ट्रू ब्रीडिंग प्लांट हमें सबको समझ आ चुका है। चलिए अब क्या बात है हमारी, कि हमने ये समझा कि हेमीजाइगस कंडीशन क्या होती है। अब हम देखेंगे यहाँ पर कि डोमिनेंट एलील एंड रेसेसिव एलील क्या होता है। डोमिनेंट एलील और रेसेसिव एलील क्या होता है। डोमिनेंट हमने समझ लिया बेटा, ये सारा वापस रिवाइज करवा रहा हूं मैं आपको। डोमिनेंट एलील, एलील दैट कैन एक्सप्रेस बोथ इन होमोजाइगस एंड हेटेरोजाइगस कंडीशन। अच्छा जरा मुझे ये बताओ, कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी, इन दोनों को अगर मैं बोलूं तो आप इन्हें देखकर क्या बताएंगे कि ये टॉल है और ये कैसा है? ये भी टॉल है। क्यों? क्योंकि यहां हमें पता चल गया कि यहाँ अगर एक बार कैपिटल टी आ गया तो फिर इसका जीन, इसका जो
दिखेगा ये पौधा, वो कैसा दिखेगा, हमेशा टॉल दिखेगा। और टॉल यहाँ पर डोमिनेंट कंडीशन होती है। कैसी होती है बेटा? डोमिनेंट कंडीशन होती है। अच्छा, अगर मैं ये बात करूं कि रेसेसिव एलील क्या है, रेसेसिव एलील हमेशा होमोजाइगस कंडीशन में अपने आप को एक्सप्रेस कर पाती है, जैसे कि स्मॉल टी स्मॉल टी। अरे चलो, वो सिबलिंग वाली बात को याद रखना है ना हमें। ये जब दोनों बराबर के हैं तभी, बट जब ये कंडीशन आती है तो किसकी चलती है? किसकी? बड़े भाई की, बड़े डोमिनेंट की चलती है ना, डोमिनेंट की। हाँ, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी दोनों सेम हाइट के दिखेंगे, ये और ये दोनों सेम हाइट के दिखेंगे। आई बात समझ? है ना? सबको क्लियर हो रही है बात? चलो डेफिनेशन को वापस से पढ़ो, आपको सबको दिख रहा होगा। अच्छा, यहाँ नाम ही हटा देता हूँ, है नंबर लिखा हुआ है। डेफिनेशन को वापस से पढ़ो, घर पे जोर जोर से बोल के पढ़ो। पढ़ो, क्या है? एलील, एलील दैट कैन एक्सप्रेस बोथ इन होमोजाइगस एंड हेटेरोजाइगस कंडीशन। मतलब कैपिटल टी स्मॉल टी में भी अपने आप को रिप्रेजेंट करेगा, कैपिटल टी में भी अपने आप को रिप्रेजेंट करेगा। चलो अपने अपने एग्जांपल से बात करते हैं। तो बड़ा सिबलिंग छोटे सिबलिंग के सामने तो चलाएगा ही चलाएगा, बट जब दोनों सेम एज वाले कजिन्स हैं, उन दोनों की सोच एक जैसी होती है, उन दोनों को एक जैसी मस्ती सूझती है, तो मस्ती टॉल। और यहां पर ये सही बात है। अच्छा, यहां पर भी सेम बात है। यानी ये बात याद रखना बेटा, इसका स्टेटमेंट से क्वेश्चन आ जाता है कई बार कि डोमिनेंट एलील किसे कहते हैं, डोमिनेंट एलील किसे कहते हैं? एलील दैट कैन एक्सप्रेस बोथ इन होमोजाइगस एंड हेटेरोजाइगस कंडीशन, दैट इज डोमिनेंट एलील। अच्छा, अब बात करें रेसेसिव एलील की, तो एलील दैट कैन एक्सप्रेस बोथ इन होमोजाइगस कंडीशन, दैट कैन एक्सप्रेस ओनली इन होमोजाइगस कंडीशन, दैट इज रेसेसिव एलील। है ना? सबको क्लियर है बेटा? यहाँ पर सबको क्लियर है या नहीं है? जिसको नहीं है वो सिर्फ वो नो लिख दो बस। एलील दैट कैन एक्सप्रेस इटसेल्फ प्रेजेंस ऑफ। क्लियर? क्लियर बिल्कुल। चले आगे, चलो देख लो, ये इस डायग्राम से रिप्रेजेंट हो रहा है जो हमने कर चुके हैं, है ना? चलो बढ़े आगे। अब बात आती है यहाँ पर फिनोटाइप। फिनोटाइप क्या होता है? फिनोटाइप और जीनोटाइप हम दो टर्म्स देखेंगे। एलील और ट्रेट में डिफरेंस समझ नहीं आया? अच्छा चलो सुनो, वापस से रिकॉल कर लेते हैं। एलील क्या है? एलील जो है उन दोनों की अलग अलग फॉर्म्स है। एलील और ट्रेट को आप कह सेम सकते हैं। ट्रेट कैरेक्टर के नाम को जब बोलते हैं हम, अच्छा जब जीन बोलो तो एलील बोल लो, और जब कैरेक्टर बोलो तो उसकी दो फॉर्म्स को ट्रेट बोलो। समझ आ रही बात? है ना? आप अपने आप रिकॉल रिलेट कर लिया करो, जिसका क्वेश्चन होता है मुझे नाम लेने की जरूरत तो नहीं है ना, है ना? एलील कब बोल रहे हैं? जब जीन बोलेंगे। एक जीन की दो फॉर्म, एक जीन की दो फॉर्म एलील, एक कैरेक्टर की दो फॉर्म ट्रेट। ठीक, चलो सुनो, अब सुनना फिनोटाइप क्या है। फिनोटाइप क्या है सुनना। अगर ये पौधा एक ग्रो हो रहा है, ये पौधा ग्रो हो रहा था, आपने इसको देखकर बोल दिया कि सर ये तो टॉल है। अच्छा, एक और पौधा ग्रो हो रहा था, छोटा सा नन्हा सा, आपने इसको देखकर बोल दिया सर छोटा है, स्मॉल है, या फिर ये कह सकते हैं ड्वार्फ। अब ये बात दिमाग में मत लाना कि सर वो ग्रो होकर लंबा तो होएगा ना, हम कंपेयर कर रहे हैं सेम पौधों का, है ना? ठीक है, आपने बाहर से देखकर बता दिया कि इसकी अपीयरेंस कैसी है। इस चीज को हम बोलते हैं फिनोटाइप, यानी फिजिकल अपीयरेंस, द एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म फॉर अ पर्टिकुलर कैरेक्टर। एक्सटर्नल क्यों बोला है? क्योंकि आप अंदर एनाटॉमी को देख नहीं सकते, सेल्यूलर स्ट्रक्चर को देख नहीं सकते, है ना? यानी ये क्या हुआ? फिनोटाइप। अब बात करें हम जीनोटाइप क्या होता है। मैंने आपको बोला कि यहां पर ये जो तीन प्लांट्स ग्रो हो रहे हैं, मैंने आपसे बोला कि मुझे तो पता है इनका जीनोटाइप क्या है, ठीक है? मैंने आपसे पूछा कि बताओ बेटा, ये जो है पौधे, इसमें इनका क्या इनके अंदर जीन्स होंगे? भाई इसके अंदर कैपिटल टी होगा या कैपिटल टी स्मॉल टी होगा? स्मॉल टी तो नहीं हो सकता, यहाँ पर स्मॉल टी तो नहीं हो सकता। बताओ क्यों? बताओ क्यों? इसमें स्मॉल टी हो सकता है क्या कभी भी? टॉल है, टॉल है, क्योंकि प्लांट टॉल है, टॉल होगा तो स्मॉल टी तो कभी हो ही नहीं सकता। तो आप इसको तो बता सकते हो
स्मॉल टी है। अब मैंने बोला कि अच्छा बताओ, चलो आप तो बिल्कुल सही जवाब देते जा रहे हो, तो चला जरा ये बताओ कि इन दोनों में से कैपिटल टी, ये कैपिटल टी है या कैपिटल टी स्मॉल टी है, और ये वाले में भी यही ऑप्शन है। तो आप सोचोगे एक बार तो ये टॉल है तो कैपिटल टी होना चाहिए, पर एक कंडीशन ये वाली भी तो ये बताती है कि प्लांट टॉल हो सकता है। बिल्कुल। तो ये जो होता है अंदरूनी तौर पे, यानी सेल के अंदर, ये सेल है, इसके अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम होंगे, वहां पर जीन होंगे, बिल्कुल असंभव है देख पाना, है ना। लैब में जाके भी बहुत मुश्किल है देखना, तो हम उसको क्या बोलेंगे, जीनोटाइप। क्या बोलेंगे बेटा, जीनोटाइप बोलेंगे। सबको समझ आ गई नहीं बात? सामने से आंखों से जो नजर आ जाए, मोर्फोलॉजिकल अपीयरेंस, बिल्कुल बिल्कुल मोर्फोलॉजिकल अपीयरेंस ही फिनोटाइप है। बाहर से मोर्फोलॉजी दिखती है, अंदर घुसने पे एनाटॉमी दिखती है ना। मोर्फोलॉजिकल अपीयरेंस दैट इज फिनोटाइप। जीनोटाइप वो जो सेल के अंदर क्रोमोसोम में क्या कॉन्स्टिट्यूएंट है, उसका जेनेटिक मेकअप क्या है, उसके अंदर कौन कौन से जीन है, कोई मतलब नहीं। हमें पता है कि हम भाई जीनोटाइप है, हम नहीं बता सकते, सिंपल सी बात है। सब बच्चों को क्लियर हुई? बोलो हाँ या ना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश बेटा। आप तो बहुत जल्दी जल्दी चलते जा रहे हो, अच्छी है आपकी स्पीड सभी बच्चों की, है ना। शर्माना नहीं, वापस से बोल रहा हूं मैं लास्ट बार, है ना। बार बार नहीं रिपीट करूंगा एक ही आपको बोलूंगा कि हेमीजाइगस नहीं हुई क्या बेटा, हेमीजाइगस में क्या डाउट आया? हेमीजाइगस का मतलब समझ आ गया ना, कि ये और ये इस कंडीशन है, तो यहां पर इसका जोड़ीदार नहीं है ना। तो जोड़ीदार नहीं है तो ये वाला पार्ट हेमीजाइगस कहलाएगा, और ये जो नीचे वाला पार्ट है ना, ये होमोजाइगस कहलाएगा। अब भी डाउट है? और ज्यादा डिटेल में है तो आप मुझे भेज देना, मैं बता दूंगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब एक थोड़ी सी इंटरेस्टिंग टर्म है, थोड़ा सा ध्यान लगाना यहाँ पे, है ना। पीछे कुछ नोट करना था क्या बेटा? नहीं ना, चलो सुनो आगे। बाकी आपको हैंडआउट्स मिल जाएंगे अभी। क्रोमोसोम में एक ही सेम टाइप की जीन होगा, तो आपने तो बोला था कि एक क्रोमोसोम में एक ही सेम टाइप ऑफ जीन होगा, बिल्कुल होगा। हाँ, एक क्रोमोसोम में एक ही टाइप के जीन होंगे, एक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने वाले जीन। अब डाउट कहां पर आया इसमें? चलिए आप मुझे लिख के भेज दीजिएगा, है ना, क्लियर कर दूंगा मैं। अब देखिए फिनोटाइप क्या होता है, सभी बच्चे ध्यान से मेरे साथ इस डेफिनेशन को पढ़ेंगे बोल बोल के, है ना। व्हेन टू डिफरेंट जीनोटाइप प्लेस, बिल्कुल बिल्कुल सब लिखा हुआ है इसमें, आपको सारा मिलेगा। प्लेस अंडर डिफरेंट इन्वायरमेंटल कंडीशन डिफरेंट होनी चाहिए बेटा, है ना। जीनोटाइप डिफरेंट और इन्वायरमेंटल कंडीशन डिफरेंट, एंड डेवलप सिमिलर फिनोटाइप, दे आर कॉल्ड फिनोकॉपी। अरे ये क्या बात हुई, चलो करके देखते हैं। एक पौधा हमने लिया, ये वाला कैपिटल टी। एक पौधा हमने लिया यहाँ पर, स्मॉल टी, इसका फिनोटाइप क्या होगा, ड्वार्फ। ठीक है, आप पहचान जाओगे ना इनको, दूर से देख के पहचान जाओगे ना। ठीक है, ये तो इनका क्या हुआ, अभी जो दिख रहा है हमें यहां से, ये जो देख रहे हैं हम कि ये टॉल है, ये ड्वार्फ है, ये क्या हुआ, इसका फिनोटाइप हुआ, है ना। दोनों डिफरेंट फिनोटाइप के हैं। अब क्या हुआ, जीनोटाइप भी डिफरेंट है इनका यहाँ पर। अब क्या हुआ, मैंने यहाँ पर बाहर से डाल दिया इनके ऊपर जिब्रेलिन। जिब्रेलिन का काम क्या होता है, जिब्रेलिन पौधे की हाइट को बढ़ा देता है। अब चाहे ये स्मॉल टी हो, पर हमने एक्सटर्नल बाहर से इसको फोर्स कर दिया कि ये क्या हो जाए, इसकी हाइट बढ़ जाए। अब ये भी कैसा हो गया, टॉल हो गया। अब मेरा एक क्वेश्चन का जवाब दीजिए सभी बच्चे, हाँ या ना में जवाब देना। क्या जिब्रेलिन डालने से कैपिटल स्मॉल टी कैपिटल टी में बदल जाएगा क्या? यस और नो? नहीं बदलेगा, है ना। कैपिटल टी यहां पर ये स्मॉल टी ही रहेगा। हाँ, बाहर से इसकी मॉर्फोलॉजी, ये मतलब इसका फिनोटाइप बदल जाएगा, बाहर से इसकी लंबाई बढ़ गई। जीनोटाइप हमेशा डिफरेंट रहेंगे, वेरी गुड। तो ये जो दोनों है, जो बाहर से दिख सेम रहे हैं, ये क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं
फिनोकॉपी। क्या कहलाते हैं बेटा? फिनोकॉपी। तीनों टर्म्स, तीनों ये याद रखना, डिफरेंट जीनोटाइप, डिफरेंट इन्वायरमेंटल कंडीशंस, तब भी क्या होगा? सिमिलर फिनोटाइप होगा। क्लियर हुई बात? बताइए। डिफरेंट इन्वायरमेंट इस ऐसे है कि इसको जिब्रेलिन नहीं दिया, इसको जिब्रेलिन दिया गया है। नहीं, उसमें इस बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, सुनना सभी बच्चे। कैपिटल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी, क्या ये दोनों भी फिनोकॉपी है क्या? हाँ या ना बताइएगा। क्या कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी भी फिनोकॉपी है क्या? बताइए। देखो सुनना, इन्वायरमेंट की हमें नहीं पता, फिर भी हम एक चीज कह सकते हैं कि यहां पर जेनेटिक जीनोटाइप तो डिफरेंट है, जीनोटाइप तो है डिफरेंट है, बट एक चीज देखो जरा, यहां पर सेम क्या है? डोमिनेंसी कैपिटल टी की, और यहां पर भी क्या है? कैपिटल टी है। अब असल में जब प्रोटीन सिंथेसिस होता है, जब एंजाइम काम करते हैं, तो ऐसा नहीं होता कि ये दोनों काम कर रहे होते हैं, एक ही काम करता है। यहाँ ये काम कर रहा है, यहाँ ये काम कर रहा है, काम तो सेम ही जीन कर रहा है, इसलिए फिनोकॉपी नहीं है। क्लियर हुई बात? क्लियर हुई ना सबको? कैपिटल डी लेयर में गौर करके तो ड्रॉप कंडीशन मिल सकती है क्या? जरूरी नहीं है, ये सिर्फ एक्सपेरिमेंट्स पे है, लिमिटेड कंडीशंस में हम फॉलो करेंगे इन चीजों, है ना बेटा? तो फिनोकॉपी की आपको डेफिनेशन सबको समझ आ गई, मुझे ऐसा लगता है। बोलो हाँ या ना। डिफरेंट इन्वायरमेंट का मतलब है यहाँ जिब्रेलिन दिया है, यहाँ जिब्रेलिन नहीं दिया, दोनों को, वरना न्यूट्रिशन वगैरह सब कुछ सेम होना चाहिए था ना। इन्वायरमेंट से टू केस क्लियर नहीं हुआ फिनोकॉपी में, चलो वापस से समझते हैं। ये वाला केस बेटा, ये वाला नहीं आया समझ में? इस वाले केस की बात कर रहे हो आप? वापस से बता रहा हूं मैं, फिनोकॉपी को वापस से समझना, ठीक है? ध्यान से सुनना। फिनोकॉपी कब कहेंगे? दो प्लांट्स को, हाँ वापस से पूरा समझ रहे हैं। जब दो प्लांट्स, जब ये दो प्लांट्स, है ना, मैं इसको वापस से लिख देंगे, ठीक है बेटा? सुनना देखो, जब दो प्लांट्स हैं, उनमें क्या है बात? एक तो डिफरेंट जीनोटाइप है, और डिफरेंट ही क्या है? इन्वायरमेंटल कंडीशंस है। डिफरेंट जीनोटाइप क्या है? कैपिटल टी है, और यहाँ ये स्मॉल टी है ना? ठीक है। अच्छा, डिफरेंट इन्वायरमेंटल कंडीशन मतलब हमने इस बी प्लांट को, बी प्लांट को तो जिब्रेलिन दिया, ए को जिब्रेलिन दिया क्या बेटा? नहीं दिया, जिब्रेलिन नहीं दिया ना, ठीक है। अब अपन ने इनको ग्रो करवाया, ग्रो करवाया तो क्या देखते हैं? ये वाला ये वाला जो है ना पौधा, पहले कैसा था? ड्वार्फ था, पर जैसे ही हमने क्या डाला इस पर? जिब्रेलिन डाला, तो जिब्रेलिन डालते ही ड्वार्फ से कैसा बन गया? बोलो। टॉल बन गया, बन गया ना टॉल। पर मुझे एक बात बताओ, क्या ये स्मॉल टी जो है यहाँ जीनोटाइप, क्या इससे बदल के कैपिटल टी हो गया क्या? नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता, है ना? नहीं हो सकता ना कभी भी, क्योंकि ये तो इसके क्रोमोसोम में डेटा है, ये नहीं हुआ। तो हमारी सभी कंडीशंस को इसने फॉलो किया। फॉलो क्या? मॉर्फोलॉजिकली, यानी इसकी हाइट दोनों की सेम है, पर इनका जो जेनेटिक फॉर्म है, जेनेटिक मेकअप है, वो तो नेचुरल ही रहेगा जो इसमें पहले से था। हाँ, अब एक लाइन और, यहां पर एक बच्चे का डाउट हो रहा है कि भाई ये जो टॉल है, और ये आगे जो इसकी ऑफस्प्रिंग आएगी वो कैसी हो जाएगी? बिल्कुल आपने सही बोला बेटा, ऑफस्प्रिंग जो है वो कैसी रहेगी? इसकी ड्वार्फ ही रहेगी। क्यों? क्योंकि हमने किसमें चेंज नहीं किया?
किसमें चेंज नहीं किया? इसके जीन्स में तो चेंज हमने किया ही नहीं किया ना। हाँ, जीनोटाइप में चेंज नहीं किया, तो चेंज नहीं हुआ, तो मतलब इनका सिर्फ फिनोटाइप बदला है, वो भी लिमिटेड टू दिस जनरेशन। अब तो क्लियर हुआ ना सबको? बताओ बेटा। बहुत बढ़िया, है ना? चलो ठीक है। सेकंड केस, अच्छा ये वाला नहीं आया समझ में? अब सुनना, देखो, हमने बोला, इसको वापस से लिख रहा हूं मैं, है ना? जल्दी जल्दी सुनो। कैपिटल टी स्मॉल टी, इन दोनों का फिनोटाइप सेम है। फिनोटाइप सेम, बट जीनोटाइप डिफरेंट। ठीक है? अच्छा, अब ये कैसा हो रहा है? ये कैसा रहेगा? टॉल रहेगा। ये कैसा रहेगा? ये भी टॉल रहेगा। और मुझे एक बात बताओ, क्या इनका जीनोटाइप डिफरेंट है क्या? डिफरेंट है ना? बट कैसे है डिफरेंट? और सिमिलर भी है तो कैसे है? सुनना। कैपिटल टी स्मॉल टी जो है, इसमें इसमें से ये वाला जीन जो है ना, ये काम नहीं कर रहा, ये मान लीजिए। यहां पर ये काम नहीं कर रहा। काम कौन कर रहा है? ये चल किसकी रही है? दोनों में से एक की चल रही। तो इसने क्या बना दिया? इसको टॉल बना दिया, और इसने क्या बना दिया? इसको टॉल बना दिया। यानी जो आरएनए बनेगा वो कैसा होगा? जीन से आरएनए बनेगा ना बेटा, अभी मैंने बताया था, वो तो सेम होगा। तो सेम होगा तो मतलब अगर हम देखें अंदरूनी तौर पे, तो एक सेम आरएनए बन रहा है और फिर सेम प्रोटीन बन रहा है। जबकि यहां यहां क्या हो रहा था? यहां तो हमने जिब्रेलिन डाला है अलग से, तब जाके ये टॉल बना है। अच्छा, कभी आगे जाकर इसके जो बच्चे हैं, इसके जो ऑफस्प्रिंग है, क्या वो सभी डॉर्फ होंगे क्या? नहीं, कुछ टॉल भी हो सकते हैं। हम मोनोहाइब्रिड में समझेंगे इस बात को अच्छे से, इसलिए इनको फिनोकॉपी नहीं कहते। अब तो क्लियर हो गया ना सबको? ठीक है। आज आप मॉड्यूल में अपने जो फर्स्ट पेज है वो पढ़ेंगे, उसमें भी हाइब्रिड विगर के ऊपर तक, और कुछ नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो हम क्लास को यहीं पर रोकते हैं, और